मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज मेरे वीडियो का विषय है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर कहाँ खड़े हैं आज़ादी की लड़ाई में। मैंने इसके पूर्व भी एक वीडियो क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर पर बनाया था। संभवतः आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मैं उनसे कहूँगा कि वे उस वीडियो को भी देखें। उस वीडियो में मैंने विनायक दामोदर सावरकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को बताने की कोशिश की थी, किंतु कुछ ऐसे पक्ष थे जो रह गए, क्योंकि वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने अलग से ये वीडियो बनाने का प्लान किया और इसका टॉपिक है वीडी सावरकर कहाँ खड़े हैं आज़ादी की लड़ाई में। प्रश्न ये उठता है कि मैंने ये कुछ तो छूट गया था, इसलिए मुझे कवर करना था। दूसरा, अभी जैसे मेरे ये जो मुझे लगा कि जो सावरकर हैं इनको लेकर के अभी भी भारी विवाद हैं और विवाद इनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। हर समय कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो अब तक का लिखित इतिहास भी है और जितनी बातें सावरकर के बारे में विद्वान, विद्यार्थी आदि करते हैं, उसमें ये बात साफ निकल कर के आती है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे विवादास्पद नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और ये क्यों है, इस पर हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि वे एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनका अपना एक स्थान है आज़ादी की लड़ाई में, किंतु उसको हाईलाइट ना करके लोग फालतू की चीज़ें इधर उधर की या काल्पनिक चीज़ें जोड़ करके उनको महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, जो अनुचित है। अभी 28 मई इसी वर्ष 2023 को दामोदर सावरकर की जन्मदिन के अवसर पर एक फिल्म अभी बन रही है, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। उसका टाइटल है स्वतंत्र वीर सावरकर। उसके जब एक टीजर 28 मई को जारी हुआ, उस टीजर में जब कुछ बातें रखी गई तो उसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया। जैसे उसमें सीधे तौर पर लिखा टीजर में कहा गया है कि आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, किंतु ये लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी, शेष सब तो सत्ता के भूखे थे। फिर आगे उसमें लिखा आता है, गांधी बुरा आदमी नहीं था, यदि वह अहिंसा पर जोर नहीं देता तो भारत 35 वर्ष पूर्व ही स्वतंत्र हो गया होता। अब इस जो टीजर का ओपनिंग सेंटेंस है, उस ओपनिंग सेंटेंस से आप देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की अहिंसा के कारण डिले हुआ, तो ये कहते हैं वो 35 वर्ष पूर्व ही भारत स्वतंत्र हो गया होता, अर्थात 1912 में ही भारत स्वतंत्र हो गया होता, क्योंकि 47 में हुआ। और 1912 वो वर्ष है जब तक गांधी जी का भारत की राजनीति में प्रवेश ही नहीं हुआ है, उनका अवतरण ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप इस सेंटेंस का क्या मतलब है। फिर आप देखिए उसी फिल्म के जो निर्देशक या प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो एक्टर हैं, उन एक्टर ने उसी दिन 28 मई को एक ट्वीट किया, ट्विटर पे एक अपना वक्तव्य लिखा, अंग्रेज़ों द्वारा सर्वाधिक वांछित व्यक्ति, मोस्ट वांटेड भारतीय, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस की जैसे क्रांतिकारियों की प्रेरणा के पीछे था। इसको लेकर भी विवाद पैदा हुआ। इसको लेकर इतना विवाद पैदा हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और खुदीराम बोस के परिजनों ने इस बात का खंडन भी किया और साथ ही साथ ये कहा ये इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने ये भी कहा कि उनकी जो आत्मकथा अधूरी हमें मिली, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना और वीडी सावरकर से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। खैर एक अलग विषय है, मैं कोई विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहता, मैं उन फैक्ट्स के साथ जाना चाहता हूँ जो सावरकर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावरकर उसी तरह के क्रांतिकारी थे जैसे अन्य क्रांतिकारी थे। तो उनका जो 16 वर्ष की आयु में वे क्रांतिकारी उसके साथ जुड़ गए
और उन्हें एक तरह से विरासत नहीं, लेकिन उनके एक बड़े भाई थे गणेश सावरकर, उन्होंने और विनायक दामोदर सावरकर ने, दोनों ने मिलकर के 1899 जब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, उस 16 वर्ष की आयु में मित्र मेला जैसा एक गुप्त संगठन स्थापित किया। और यही जो 1899 में गुप्त मेला नाम से संगठन स्थापित किया, ये 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अभिनव भारत भी एक गुप्त संस्था थी, अंडरग्राउंड थी। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी ये बड़े गुप्त रूप से चल रही थी। तो ये अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने क्षेत्र में, संपूर्ण भारत में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है, महाराष्ट्र में और नासिक में इन्होंने, और पूना ये जो इलाका है इसमें इन्होंने अपना काम शुरू किया। और इसी दौरान ये हुआ कि 1904 में ये अभिनव भारत संगठन बनाए। 1906 में सावरकर इंग्लैंड चले गए। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी भी हुए और वो कई जगह सिविल ऑफिसर भी रहे, दीवान भी रहे। प्रिंसली स्टेट्स में उन्होंने अनेक उच्च पदों पर कार्य किया। तो वे जो हैं क्रांतिकारी विचारों के थे और आर्य समाज के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस नाम से एक छात्रावास कायम किया था, जहां पर भारत से जाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की सुविधा मिले। साथ ही साथ उनका ये था कि जो फ्रीडम मूवमेंट और क्रांतिकारी आंदोलन है उसके लिए लोगों को तैयार किया जाए। तो इसके 1905 में स्थापित हुआ था और 1906 में इसमें प्रवेश आरंभ किए और छात्रवृत्ति भी उन छात्रों को दी गई। तो उसी में विनायक दामोदर सावरकर का चयन हुआ और वे इंग्लैंड चले गए। 1907 में श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वयं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिलेंस था, पुलिस का सर्विलेंस था, उस सब से बचने के लिए वे फ्रांस चले गए और इंडिया हाउस की जिम्मेदारी मोर और लेस वी.डी. सावरकर के हाथ में आ गई। वी.डी. सावरकर को तो समझो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पंखी लग गए थे। उसी पहले एक बात और हुई, 1906 में जब वो इंग्लैंड गए हैं उसके 2 महीने पहले ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी इटली के क्रांतिकारी मैजनी के ऊपर। मैजनी, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है जानते ही हैं कि मैजनी ने तलवार के बल पर जो छोटे राज्य थे इटली के, उनको सबको जीत करके और इटली में के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो जो सावरकर हैं ये प्रारंभ से ही पश्चिम के विचारकों से प्रभावित थे। जो पश्चिम के क्रांतिकारी, खासतौर पर फ्रांस, अमेरिका और इटली, यहाँ की क्रांतिकारियों के जो कारनामे रहे उनसे बहुत प्रभावित थे। इसके साथ ही साथ वे रूसी और आयरलैंड के क्रांतिकारियों की जो कार्यविधि थी उस कार्यविधि से भी बहुत रोमांचित होते थे। तो ये वह युग है जब भारत में क्रांतिकारी विचारधारा पनप रही है। असल में तो प्रकट रूप में तो 1907 के बाद ही आती है। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के बाद से हो जाती है। तो ये ऐसा एक फॉर्मेटिव पीरियड था रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारी बन रहे थे। उसी दौरान इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी मैजनी पर, वो मराठी भाषा में लिखी। और उसके बाद जब इंग्लैंड पहुंच गए तो इनका जो क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का जो मिशन था उसमें और तेज़ी आई और उन्होंने 1907 में 1857 की क्रांति की जो सालगिरह थी उस सालगिरह का सेलिब्रेशन इंडिया हाउस में किया और उसी अवसर पर इन्होंने एक पुस्तक जो है 1857 की क्रांति पर लिखी। और इस 1857 की क्रांति, इसका टाइटल था 1857 का स्वातंत्र समर। तो ये भी मराठी में लिखी गई। 1907 में जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई, इस पुस्तक को इंग्लैंड और भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसके कुछ ही समय बाद हम ये देखते हैं कि 1909 में नासिक का एक हत्याकांड हुआ, जिसमें नासिक के डिप्टी कलेक्टर का क्रांतिकारी के द्वारा मर्डर कर दिया गया। और उस मर्डर में जो पिस्तौल उपयोग में ली गई थी वह पिस्तौल ये ऐसा माना गया कि वी.डी. सावरकर ने इंग्लैंड से भिजवाई थी। तो उसी के तहत जो ये नासिक षड्यंत्र केस बना, उस नासिक षड्यंत्र केस के एक अभियुक्त के रूप में इनको एनलिस्ट कर लिया गया और मार्च 1910 में इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके भारत ले जाया गया। इन पर मुकदमा चला। तो ये ऐसा समय था जब
इनका भी अपना एक फॉर्मेटिव पीरियड था। वो क्रांतिकारी बन रहे थे, विचारों में परिपक्वता आ रही थी, स्ट्रेटजीज बन रही थी, लेकिन जब तक वो स्वयं किसी घटना को अंजाम देते उसके पहले ही वे पुलिस गिरफ्त में आ गए। और पुलिस गिरफ्त में आने के बाद ये हुआ कि जो 4 जुलाई 1911 को सावरकर को 25 वर्ष की दो अवधि की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और ये जो सज़ा सुनाई गई, इस सज़ा सुनाने के बाद इन्हें अंडमान की सेलुलर जेल जो है उस सेलुलर जेल में भेज दिया गया। तो उसका वहाँ जब वो गए और जो वहाँ का जब टॉर्चर हुआ तो उस टॉर्चर के सामने इनका जो क्रांतिकारी साहस था वो डगमगा गया। कारण ये है कि विचारों में क्रांतिकारी बहुत बनना आसान है, किंतु जब व्यावहारिक तौर पर जब उसको भुगतना पड़ता है और ख़ास तौर पर जो टॉर्चर सरकार की ओर से होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई टॉर्चर किया जा रहा था इनको, लेकिन इनकी साहस जो है टूटने लगा। जबकि और भी बहुत क्रांतिकारी थे, वो काला पानी की सज़ा काट के भी आए, काफ़ी क्रांतिकारी इससे शहीद भी हुए। खैर वो एक अलग विषय है। यहाँ ये है कि जब इनका साहस डगमगाने लगा तो इन्होंने सबसे पहले जब इन्हें भेजा गया अंडमान की जेल में तो उन्होंने उसी के साथ में हमें देखते हैं कि सावरकर का जो ये जो है ये क्षमा याचना के जो एप्लीकेशंस हैं, जो पिटिशंस हैं, वो लगातार जारी होने शुरू हो जाता है, उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जो पटिशन उन्होंने दिए, नो डाउट वो एज पर रूल्स थे, जिसमें क्षमा याचना कोई भी जो बंदी है वो कर सकता था। और क्षमा याचना के ग्राउंड कई तरह के हैं, पारिवारिक भी है, व्यक्तिगत भी है, हेल्थ का भी है, ये तमाम चीज़ें रहीं। तो इन्होंने सबसे पहला पटिशन 1911 में दिया, जिसमें ये इस बात के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे एक ही टर्म की सज़ा दी जाए, दूसरी टर्म की सज़ा मेरी माफ़ कर दी जाए। दूसरा, मेरे साथ के अन्य जो बंदी हैं उनको आपने साधारण बंदी रखा गया है, जबकि मुझे डी कैटेगरी में डाला गया। डी का मतलब है डेंजरस, तो ये डेंजरस की जो कैटेगरी है इससे मुझे अलग किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने 1911 में, फिर 1913 में, 1914 में, 1917 में, 1918 में ये लगातार उनके पिटिशंस जाती हैं। और कई पिटिशंस में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर मुझे मुक्त कर दे तो सरकार जिस रूप में भी मेरी सेवाएं लेना चाहेगी मैं उस तरह सेवा लेने के तैयार हूँ। तो लेकिन उसने करने के बाद भी अंग्रेज इन्हें एक खतरनाक क्रांतिकारी मान रहे थे, तो उन्होंने उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं दी। 1919 में जो इंग्लैंड के शासक थे जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम ने एक आम इनको जो भारत में राजनीतिक कैदी थे उनको आम माफ़ी की घोषणा की थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो पक्ष जीत गया था, इंग्लैंड उस पक्ष में था विजेताओं में, तो उस प्रथम विश्व युद्ध की विजय पे उपलक्ष्य में भारत में जो राजनीतिक बंदी थे उन बंदियों की आम रिहाई की घोषणा की, किंतु वी.डी. सावरकर को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन उन्हें ये आम माफ़ी वाले उससे भी कोई सुविधा नहीं मिल सकी। अंततः मई 1921 में अंडमान जेल से उन्हें रत्नागिरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इतना उदारता बढ़ती गई कि उन्हें अपना प्रोविंस थी बॉम्बे प्रांत, उस बॉम्बे प्रांत के रत्नागिरी में स्थानांतरित कर दिया। वहाँ रह कर के, क्योंकि जेल में अभी वो अपना डायरी वगैरह लिखते ही थे, लेकिन उन्होंने जो है जब वे रत्नागिरी आ गए तो रत्नागिरी जेल में रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी 1923 में, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व की जो आवश्यकताएं, तो जो एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व की लिखी किताब, उसमें वो पूरी तरह से क्रांति के मार्ग से भटके हुए हैं। और जो वो अब थ्योरी नहीं लेकर के आ रहे हैं वो है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को हमें यहाँ लागू करना है, और अगर उनके हिंदुत्व के कार्य में अंग्रेजी सरकार से भी सहायता मिले तो वो सहायता भी ली जा सकती है। तो आप देखिए जेल में जाने के पहले जो स्थिति है कि
हिंसा के दम पर शक्ति अर्जित करके और शक्ति के द्वारा अंग्रेज़ों को मार भगाना है, जिसमें सामूहिक मुकाबला भी है और इंडिविजुअली जो अधिकारी हैं उनके हत्या के द्वारा भी उनको डिमोरलाइज करके उनको भगाना है। लेकिन अब यह भगाने की बात नहीं है। 1923 का जो इनकी बुक है, इससे चीज़ें ही पलट गई, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड कर रहे थे 1857 के बाद से फूट डालो राज करो नीति तो प्रारंभ से ही थी, किंतु अब प्रखर रूप में हम देखते हैं जब प्रकट हुई तो 1906 में एक मुस्लिम लीग बन गई, उसके बाद जो है हिंदू महासभा बन गई। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये हमारे काम का आदमी, क्योंकि जो विभाजनकारी फोर्सेज हैं वो तो अंग्रेज़ों के पक्ष में थी। तो 6 जून 1924 को अंग्रेज़ों ने सिर्फ इतनी उदारता दिखाई कि उनको रत्नागिरी जेल से तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन यह शर्त लगाई गई कि वे कभी रत्नागिरी के बाहर नहीं जाएंगे, और रत्नागिरी क्या, उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कहें या जो आवास में नज़रबंदी है उनको नज़रबंदी में रखा गया। तो 1924 में इतनी सिर्फ उदारता दिखाई देती है, और साथ ही उन्हें उनके गुजारे के लिए 60 रुपये महीने की पेंशन भी मिली। तो वो ठीक है, क्योंकि जब एक आदमी को आप कन्फाइन कर देंगे एक एरिया में तो वो जो वर्क पे जा ही नहीं सकता, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में भी आप ये देखें कि इनके पहले ही मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनको भी जब नज़रबंदी में उदयपुर में रखा गया तो उनको भी 45 रुपये महीने की पेंशन स्वीकृत की गई थी। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं, एडवर्स भी नहीं है। दो बीइंग ए रेवोल्यूशनरी, वो इसको कह सकता था कि मुझे ये नहीं चाहिए और मेरे सपोर्ट सिस्टम अपना खड़ा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसके हिसाब से अपना रहना शुरू किया, और अंतिम तौर पर 1937 में जब 1935 के अधिनियम के अनुसार सरकार बनी कांग्रेस की बॉम्बे प्रांत में, उस बॉम्बे प्रांत की सरकार ने जो है सावरकर को पूरी तरह से नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया, और उन पर कोई बंदिश किसी ज़िले की, शहर की, घर की या प्रांत की ना रहकर उनको खुला कर दिया गया कि उन पर ये सब बंदिशें लागू नहीं होंगी। तो 1937 में इनको मुक्त करने का श्रेय भी कांग्रेस को ही दिया जा सकता है। 1937 में जब पूर्ण मुक्त हुए तब तक हिंदुस्तान की स्थितियों में भारी परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि यह जो रेवोल्यूशनरीज के, जो क्रांतिकारियों के दो बड़े जो है उठाव आए थे। एक तो हम देखते हैं बंगाल के विभाजन से लेकर के और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, जो उस समय अनेक क्रांतिकारी संस्थाएं, अनेक क्रांतिकारी संगठन और एक्शन भी हुए। और तो और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने तो भारत सरकार की घोषणा कर दी थी। तो एक लंबा वो क्रांतिकारी युग रहा, जिसमें हरदयाल का वो गदर मूवमेंट और तमाम थे, वो एक था। उसके बाद दूसरा शुरू हुआ जब भगत सिंह का युग शुरू हुआ, जिसमें ये जो है उसका क्रांतिकारी आंदोलन वो जा कर के 1930 के आसपास वो भी ख़त्म होता है। और 1931 के बाद देखते हैं सविनय विज्ञान आंदोलन के बाद कांग्रेस का विस्तार हो रहा है, और कांग्रेस जो अतिवादी भी नहीं थी और वो अति उदार भी नहीं थी। तो सेंट्रल जो उनका था एक समन्वयवादी दृष्टिकोण जो कांग्रेस का विकसित हुआ, जिसमें नस्ल, धर्म, वर्ग इन सब का भेदभाव खत्म करके संपूर्ण भारतीयों का जो एक आया। दूसरी बात, जो गांधी की अहिंसा है, वो अहिंसा फुल प्रूफ के रूप में टेस्टेड वो एक हथियार कांग्रेस का बन गया। तो इतनी स्थिति हो गई थी कि क्रांतिकारी रहने गए थे, और क्रांति के नाम पर अगर लोग थे तो सिर्फ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी रह गई थी, जिसका गठन 1924 में हुआ, किंतु उसको तुरंत बाद कानपुर षड्यंत्र केस के तहत उसको दबाया गया। फिर काकोरी कांड में भी कम्युनिस्ट पार्टी को दबाया गया, और 1928 में मेरठ षड्यंत्र केस में भी उसको दबोच लिया गया। तो ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसी कोई मजबूत नहीं रह गई थी, तो क्रांतिकारी जैसी कोई स्थिति थी नहीं। अब इनके पास विकल्प क्या था, क्योंकि ये हिंदुत्व एक जो इनका था ये अनूठा था। हिंदू महासभा से भी इनका हिंदुत्व मेल नहीं खाता था, आरएसएस से इनका मेल नहीं खाता था, लेकिन इनको सब पास और कोई विकल्प नहीं था। तो 1937 में इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। और 1937 में ही नागपुर अधिवेशन में सावरकर ने दो राष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशंस थ्योरी को अप्रूव किया, उसकी वकालत की, और उनकी ये मान्यता बनी कि ये जो है
दो राष्ट्र एक साथ निवास करते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये हेट्रोजीनिटी इसमें रहेगी, होमोजीनिटी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में ये जो है टू नेशंस थ्योरी के समर्थक तो बन गए। तो ये मैं बाद में बताऊँ, लेकिन पहले ही बता दूँ कि कभी अलग राष्ट्र की मांग सावरकर की तरफ से नहीं हुई। तो 1937 में इतना ही नहीं, अभी चीज़ और भी हुई है कि एक तरफ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन 1937 में ही जब चुनाव हुए उसमें हिंदू महासभा भी चुनाव लड़ी थी। तो हिंदू महासभा ने बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाई। तो इस तरह से विरोधाभासी एक स्थिति यहाँ नज़र आती है। लेकिन 1942 में कानपुर अधिवेशन में सावरकर ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, उसका विरोध किया और उनका किसी भी रूप में ये सहन नहीं किया जाएगा। तो एक पाकिस्तान विरोधी प्रस्ताव भी तो 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर चुकी थी, तो इन्होंने इसका विरोध तो किया और 1945 तक ही ये अध्यक्ष पद पर रहे हिंदू महासभा में। 1945 में ये एकदम निराशा की स्थिति में चले गए और इन्होंने हिंदू महासभा से त्यागपत्र दे करके वो अपने एकांतवास में ही चले गए, बिल्कुल सॉलिटरी एकदम एकांतवास में वो चले। उसका कारण ये था कि हिंदू महासभा जो थी उसके सामने स्थिति ये थी कि हिंदू महासभा तो रूढ़िवादी हिंदुओं का संगठन था और जो सावरकर हैं, यदि सावरकर के, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हिंदुत्व तो बहुत लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन उनके जो असली विचार हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी है ये डायनेमिक होनी चाहिए, सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिकल व्यवस्था वो स्वभाव की वृद्धि होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो है शास्त्र जो हैं इनको वो अमान्य मानते थे, उनका शास्त्र व्यवस्था जो है यूनिवर्सल नहीं है, समय के साथ ये भी बदलनी चाहिए। वे जो हैं अनीश्वरवादी भी थे, वो किसी विशेष पूजा पद्धति के समर्थक भी नहीं थे, अनेक बातें थी। तो वो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के व्यक्ति थे, मांसाहार भी करते थे, यहाँ तक कि वो ये जो है बीफ ईटिंग पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बशर्ते कि हिंदुओं को अगर छेड़ने के लिए और जानबूझ करके अगर कोई गाय गौ हत्या करता है उसके तो विरोधी थे, किंतु अगर कोई नॉर्मल उसमें अपने करता है तो खाना खाने का उसका अपना है तो खाए। तो इस तरह से इतना लिबरल विचारों के आदमी, हिंदुत्व उनका जो था उनका ये था कि जो सिंधु से लेके सिंधु तक, सिंधु नदी से और समुद्र तक का जो इलाका है इस हिंदुस्तान से बना हिंदुस्तान। तो ये जो हिंदुस्तान लैंड है ये मातृभूमि का वो नहीं, उनका कंसेप्ट वो पितृभूमि कहते हैं। वो कहते हैं पितृभूमि और दूसरा कहा पुण्य भूमि, जहाँ पर धर्म और संस्कृति आपकी पैदा हुई है, जिसका आप पालन कर रहे हैं, वो आपकी पुण्य भूमि है। तो ऐसी स्थिति में उनका हिंदुत्व का एक अलग नारा था। लेकिन जो रूढ़िवादिता थी हिंदू महासभा की वो उनको रास नहीं आई। वे अपने जो उनके प्रोग्रेसिव विचार थे उसको वो आगे नहीं बढ़ा पाए, तो इसलिए वो निराश होकर के चले गए। और एक बात ये भी रही कि बाहर आए वो हिंदू महासभा के साथ तो जुड़े, आरएसएस के साथ वो नहीं जुड़े। इवन उनके रहते हुए जब जनसंघ की स्थापना हुई 1950 में, उस समय भी वे जनसंघ और आरएसएस से दूर ही रहे, वो बिल्कुल आइसोलेशन में रहे और वो अपना जो है उन्होंने फिर कोई राजनीतिक इच्छा ऐसी नहीं दिखाई। तो अब आप देखें कि आप स्वयं अब इसका आकलन करें कि वे आज़ादी की लड़ाई में कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये तो नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई वो नहीं है, ही इज़ वेरी मच देयर। क्योंकि उनकी जो इंग्लैंड जाने से पहले गतिविधियाँ हैं उनको आप कम करके नहीं आंक सकते। उनके द्वारा जो मैजनी की जीवनी लिखी गई, और सबसे बड़ी बात जो 1857 की क्रांति पर उन्होंने 1857 के स्वतंत्र महासमर के पर जो ग्रंथ लिखा वो भी बड़ा प्रेरणादायक हो गया। उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी कहीं उस तरह नहीं उठाया, बल्कि भारतीयों के विद्रोह के रूप में उसको चित्रित किया, और वह किताब आज तक भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक बनी हुई है। लेकिन जब स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की गिनती करने लगते हैं तो उनकी गिनती प्रथम श्रेणी के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों में नहीं होती, क्योंकि उनकी जो फ्लैक्चुएटिंग वो रहा, उनकी मतलब जो विरोधाभासी विचार रहे, तो अपनी एक निश्चित
विचारधारा, उसका स्ट्रेटजी, उसकी मंजिल, उसकी व्यवस्था, ये सारी बहुत ज़्यादा विस्तार मुझको नहीं दे पाए। दूसरा है कि जो व्यक्ति 1910 से लेकर के 1937 27 वर्ष तक आइसोलेशन में रहा हो, नज़रबंदी और सख्त कारावास में भी रहा हो और जनता से उनका कोई डायलॉग ही नहीं रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में 27 वर्ष एज रेवोल्यूशनरी, तो एज फ्रीडम फाइटर तो कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, किंतु वो इतने समय तक प्रतिबंध में रहे, कन्फाइनमेंट में रहे। ये कन्फाइनमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। ठीक है, उन्होंने कोशिश की छूटने की, नहीं छूट पाए, लेकिन ये था कि वो इस मामले में प्रेरणा के स्रोत थी कि वे अंत तक वहाँ डटे रहे। तो इसके अलावा क्या है कि इसके बाद भी ना तो वे अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारियों में और ना अग्रिम पंक्ति के फ्रीडम फाइटर्स में, तो फिर ये कि वो कहाँ हैं। निश्चित तौर पर उनका अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसको अभी तक विद्वान सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका जो बंदी जीवन है, उस बंदी जीवन में तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और जब बाहर आए तो उनको उनके अनुकूल कोई संगठन नहीं मिला। और कांग्रेस की समन्वयवादी नीतियाँ इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी, कांग्रेस के प्रभाव का इतना विस्तार हो चुका था कि उसके पैरेलल कोई संगठन खड़ा करना संभव नहीं था। सावरकर गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट थे, उनके विचारों से कहीं सहमति रखते थे, चाहे वे राजनीतिक विचार हों और चाहे वे सामाजिक और आर्थिक विचार हों, उनमें वो उनके विपरीत दूसरे किनारे पर ही खड़े थे। तो मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें सावरकर की जो विचारधारा है, थॉट्स हैं, जो है थॉट्स ऑफ सावरकर, उसके ऊपर बनाऊंगा, ताकि ये पता चल सके कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे और वे भी, और कहाँ उनका केवल एक हिंदुत्व का तत्व पकड़ करके जो है लोगों ने उनकी व्याख्या कर दी, जबकि उनके जो और विचार हैं चाहे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो उनको हमें एक बार समझना चाहिए और उसने समझने के बाद ही हम एक किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अपने सोच और व्यवहार में विरोधाभासी होते हुए भी उनका भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक पृथक स्थान है, इसलिए उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जबकि उनकी विभाजनकारी नीतियां या हिंदुत्व की स्थापना की बात करना आज़ादी की लड़ाई के विपरीत एक्टिविटी थी। इवन उन्होंने 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा दिया कांग्रेस ने, और वो क्रांति का रूप उसने धारण कर लिया। उस समय उन्होंने हिंदू महासभा और उनके बात को मानने वालों को 1942 के आंदोलन में भाग लेने से मना किया, बल्कि अंग्रेज़ों को खुला समर्थन, चाहे वो तन मन धन से जितना भी कर सकते हैं, उनको समर्थन देने की बात उन्होंने कही। ये 42 है कि, लेकिन आगे 45 तक जाते जाते वो इतने निराश हो गए थे कि उन्हें राजनीतिक भविष्य अपने विचारों का कहीं नज़र नहीं आ रहा था, और जिनके साथ वो गए थे वो भी उनके विचारों को ना अप्रिशिएट कर रहे थे, ना अडॉप्ट कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में निराशा आना एक स्वाभाविक बात थी। तो मैं जो खास बात जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि फिल्मों, नाटकों, कविताओं, साहित्य और अन्य ऐतिहासिक माध्यमों से काल्पनिक और मिथ्या तथ्यों के आधार पर यदि उनको महिमामंडित करने का प्रयास किया जाता है तो उनके व्यक्तित्व का और जो आभामंडल है वो प्रकाशित नहीं होगा, बल्कि धूमिल होगा। इसलिए जो रियल सावरकर है उसे हम खोजने का प्रयास करें। तो सावरकर का आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही सीमित स्थान है, और सीमित स्थान क्योंकि जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बैलेंस शीट तैयार करें तो उसमें कई बार तो लगता है कि उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो गई, किंतु फिर भी क्योंकि वो एक क्रांतिकारी कदम था और एक सत्ता से टकराना था, वो टकराए, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। तो उनके इस त्याग और तपस्या को पूरी तरह से हम खारिज भी नहीं कर सकते। तो ये मेरी अपनी समझ है। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें सावरकर के थॉट्स के ऊपर, जो उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक और राष्ट्र के बारे में उनकी क्या परिकल्पना थी और वो किस तरह का इस देश को बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने जब ये चल रहा है आज़ादी की लड़ाई, तो उन्होंने एक जगह ये कहा है आज़ादी की लड़ाई के समय कि हिंदू अपने स्वामियों को, मतलब अंग्रेज़ों को बदलना नहीं चाहते, वे केवल एडवर्ड को औरंगजेब से इस बिना पर बदलने के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये जो तैयार नहीं है कि वह भारतीय सीमाओं में पैदा हुआ है।
अब से वे मतलब हिंदू के लिए कहता है अपनी भूमि पर अपने घर के स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। तो ये उन्होंने जब जो कहा है इससे कई चीज़ें निकल कर के आती हैं। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इन बातों को शेयर करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।